नमस्कार। हाँ। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम और ताज़ा आदेश पर नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये मामला है पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर बनाम दिल्ली राज्य सरकार का। बिल्कुल। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई थी। वो फैसला जिसने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। अग्रिम जमानत यानी गिरफ्तारी से पहले जमानत। हाँ, तो समझते हैं कि मामला क्या है। मुख्य आरोप ये है कि याचिकाकर्ता ने सिविल सेवा परीक्षा में मतलब एक्स्ट्रा मौके पाने के लिए हाँ। कथित तौर पर एक जाली विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाया। अच्छा। और इसी सिलसिले में उन पर एफआईआर हुई कई धाराओं में। हाँ, धाराएं काफी गंभीर हैं, जैसे आईपीसी की 420 यानी धोखाधड़ी और 464, 465, 471 ये सब जालसाजी से जुड़ी हैं, दस्तावेजों की। बिल्कुल। और साथ में आईटी एक्ट की धारा 66D भी है, कंप्यूटर इस्तेमाल करके धोखा देना। और हाँ, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 98-91 भी। सही, ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र से जुड़े अपराधों के लिए है। तो आज हमारा मकसद है इस मामले के जो जरूरी पहलू हैं, दोनों पक्षों की दलीलें क्या थीं और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या नजरिया अपनाया, इसे समझना। बिल्कुल। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, एफआईआर दर्ज हुई थी जुलाई 2024 में। अच्छा। और याचिकाकर्ता को लगा कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो सीधे हाईकोर्ट गए। लेकिन जैसा आपने बताया, हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2024 को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यही याचिका बीएनएसएस की धारा 482 के तहत थी। हाईकोर्ट की विशेष शक्ति वाली धारा। हाँ, तो जब हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। अब वहां याचिकाकर्ता के वकील थे सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा। उन्होंने क्या दलीलें रखी जी? देखिए, उनकी मुख्य रूप से 3 बातें थीं। पहली कि देखिए, जांच जुलाई 2024 से चल रही है, काफी समय से। हाँ, और याचिकाकर्ता ने हमेशा पूरा सहयोग किया है, जब भी बुलाया गया वो पेश हुई हैं। ठीक है। दूसरी बात कि ये अभी सिर्फ आरोप है, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। कानून के हिसाब से शक से परे साबित करना होता है। और तीसरी दलील ये थी कि मामले के जो तथ्य हैं उनको देखते हुए हाईकोर्ट को जमानत दे देनी चाहिए थी, भले ही कोई शर्तें लगा देते। यानी जोर इस पर था कि सहयोग किया है और आरोप साबित नहीं हुए हैं। तो फिर राज्य सरकार का क्या कहना था? उनका पक्ष रख रहे थे एएसटी सूर्य प्रकाश वी राजू। हाँ, राज्य सरकार ने जमानत का, आप कह सकते हैं, कड़ा विरोध किया। अच्छा। उनका कहना था कि ठीक है, याचिकाकर्ता बुलाने पर आ तो रही हैं, लेकिन वो असल में जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। मतलब सिर्फ आना काफी नहीं है। हाँ, उनका तर्क ये था कि जांच में जो जानकारी चाहिए वो ठीक से नहीं दे रही, या क्या कहते हैं, टालम टोल कर रही हैं। और उन्होंने आरोपों की गंभीरता पर बहुत जोर दिया कि ये कोई मामूली बात नहीं है। एक प्रतिष्ठित परीक्षा में, सिविल सेवा परीक्षा में, हाँ, उसमें अतिरिक्त मौके पाने के लिए कथित तौर पर धोखाधड़ी से ऐसा सर्टिफिकेट लिया जिसकी वो हकदार नहीं थी। उनका मानना था कि अगर जमानत मिलती है तो जांच पर असर पड़ सकता है। तो एक तरफ सहयोग का दावा, दूसरी तरफ सहयोग न करने और गंभीर आरोपों का हवाला। यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को कैसे देखा? बेंच में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा थे। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, सारे कागजात देखे और फिर उन्होंने हाई कोर्ट का जो आदेश था उसे रद्द कर दिया। हाँ, और अपील स्वीकार कर ली। मतलब याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दे दी। अच्छा, तो जमानत मिल गई। जी। निर्देश ये दिया कि अगर याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें 25,000 रुपए की नकद जमानत देनी होगी और उतनी ही रकम के 2 जमानतदार पेश करने होंगे। इस पर उन्हें रिहा कर दिया जाए। क्या जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई गईं? अक्सर होता है ऐसे मामलों में। हाँ, बिल्कुल लगाई गई। 3 मुख्य शर्तें थीं। क्या थी वो? पहली कि याचिकाकर्ता जांच में पूरा सहयोग करेंगी। ठीक है, ये तो अपेक्षित था। दूसरी, वो अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी, मतलब कोई और अपराध या ऐसा कुछ नहीं। और तीसरी, वो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगी या सबूतों से छेड़खानी नहीं करेंगी। ये मानक शर्तें हैं। हाँ, मानक शर्तें हैं। और कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि अगर इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो राज्य सरकार जमानत रद्द करवाने के लिए दोबारा कोर्ट आ सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरोप भले ही गंभीर थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले जमानत देना उचित समझा। ऐसा लगता है कि शायद अदालत ने याचिकाकर्ता के सहयोग करने के वादे और जो शर्तें लगाई हैं उन पर ज्यादा भरोसा दिखाया। सही कहा आपने। ये फैसला एक तरह से फिर वही संतुलन दिखाता है। एक तरफ व्यक्ति की स्वतंत्रता है ट्रायल से पहले, हाँ, और दूसरी तरफ राज्य का अधिकार है कि वो निष्पक्ष जांच करे, खासकर जब मामला प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता और धोखाधड़ी जैसे गंभीर मुद्दों से जुड़ा हो।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि अदालतें कैसे इन दोनों अहम बातों को तौलती हैं। हाँ, ये एक नाजुक संतुलन है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। मतलब ये जो इतनी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, उनमें दावों के वेरिफिकेशन का सिस्टम कितना पुख्ता है, ये एक बड़ा सवाल है। और उम्मीदवारों पर सफल होने का जो एक भारी दबाव रहता है, उसके क्या असर हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद आगे और विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। ये मामला सिर्फ एक केस नहीं है, ये बड़े मुद्दे उठाता है।